आज का ये सेशन एचटेट की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट पीवाईक्यू एक क्लास में मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो 2025 में जो भी परीक्षा हुई थी वहां तक का पूरा पेपर मैंने ले लिया है और मेरे पास लगभग इसमें 70-80 क्वेश्चन जो है उसको एक एक ईयर वाइज करते जाएंगे। और इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो अगर पुराने क्वेश्चंस हैं जो दोबारा शायद रिपीट ना हो तो उस पर बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं। लेकिन हरियाणा जीके के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे हर साल आप देखिए पेपर में क्वेश्चन आए, एक अंदाजा भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिसंबर 2025 में जो परीक्षा अभी हुई उस पर। और इसमें जो आपके पेपर का सबसे पहला प्रश्न आया था वो करंट अफेयर्स पर ही बेस्ड था। देखिए क्या पूछा गया, एचटेट टीजीटी 2025 में जो जीएस वाला पोर्शन है इसमें यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 2023 का अर्जुन पुरस्कार आप सब जानते हैं, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाता है। और भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर दिया जाता हो। पहले उसी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे, अब मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर उसका पुरस्कार वितरण होता है। और अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो 2023 का पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया, तो हरियाणा की खिलाड़ी थी दीक्षा डांगर। दीक्षा डांगर के बारे में यह भी ध्यान रखिएगा, ये गोल्फ की खिलाड़ी और गोल्फर है, भारतीय गोल्फर। इन्होंने गोल्फ के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां अर्जित की। इसी को ध्यान में रखते हुए 2023 का अर्जुन पुरस्कार दीक्षा डांगर को दिया गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अभी दिसंबर में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसके प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में अवस्थित है। आप लोग प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, मैं केवल पढ़ते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। जहां मुझे लगेगा डिस्कस करने की जरूरत है वही डिस्कस करेंगे, नहीं सीधे सीधे आंसर बताकर मैं आगे बढ़ूंगा, जिससे पूरा पेपर एक ही क्लास में आपका कंप्लीट हो जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में अवस्थित है। देखिए आप देखिएगा आपके पेपर में वन्यजीव अभ्यारण्य से प्रश्न जरूर आ रहा है। और पूरे हरियाणा में आप सब जानते हैं लगभग 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है। मैं तो कहूंगा 8 याद कर लीजिए। और इनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हो जाएगा पंचकुलार गाह अभ्यारण्य, दीजिए भी पूछा। अभ्यारण्य छिलछला अभ्यारण्य आप सब जानते हैं कैथल में है। कैथल यानी अगर जिले की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक। और इसी तरीके से नाहर अभ्यारण्य ये रेवाड़ी में है। और जो कापरवास अभ्यारण्य है झज्जर जिले में, ये झज्जर में। तो इस तरह से के बारे में जो पूछी, पंचकुला में अवस्थित कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो उसका नाम है वीर शिकार गाह अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है, आगे वन्यजीव देखिएगा वन्यजीव अभ्यारण्य पर प्रश्न पूछा ही गया। तो अगर छिलछला आ जाता है तो आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में है। नाहर अभ्यारण्य किस जिले में, रेवाड़ी में है। और कापरवास या खापरवास भी लिखा रहता है, ये झज्जर जिले में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तीसरा प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके अभी दिसंबर 2025 में जो एचटेट की परीक्षा आयोजित हुई है उसके हैं। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए शिवालिक विकास एजेंसी नाम से ही आप थोड़ा सा रिलेट कर दीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। आप सब शायद इस बात को जानते होंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला वो 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बटी हुई, ठीक है। इसमें से जो सबसे उत्तर की श्रृंखला है इसी को कहते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय, ठीक है। इसको बृहद हिमालय की संज्ञा दी जाती है, ग्रेट हिमालय। फिर इसके बाद बीच वाला पोर्शन मध्य हिमालय कहलाता है।
इसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय भी कहा जाता है। और जो सबसे बाहरी श्रृंखला है वाह हिमालय, इसी को शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। अब शिवालिक का जो यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक के गिरपदों में कुछ इलाके हरियाणा के भी आते, जैसे अंबाला है, पंचकुला, चंडीगढ़ के पास एक जगह पंचकुला जहां मोरनी पहाड़ियां भी फैली हुई हैं, वो शिवालिक का ही पार्ट है। लेकिन ये प्रश्न इतना आसान था कि इसने पूछा शिवालिक विकास एजेंसी के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता। तो आप जानते हैं कुरुक्षेत्र बेसिकली वो मैदानी इलाके में, ये मैदान में स्थित है, मैदानी इलाका होने के कारण ये शिवालिक के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं। बाकी शिवालिक के गिरपदों में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जैसे जिले आते हैं। तो नहीं आता है ये पूछा था, आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्लियर है? तो शिवालिक कहते हैं हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को, इसे नवीन हिमालय भी कहा जाता है। और शिवालिक के फुटहिल्स में, उसके गिरपदों में जो ये हरियाणा के क्षेत्र आते हैं, उसमें अंबाला जिला, पंचकुला, यमुनानगर, और वैसे भी आप जानते हैं अंबाला, पंचकुला ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि शिवालिक विकास एजेंसी का ये पार्ट है, लेकिन कुरुक्षेत्र मैदानी इलाके के अंतर्गत है, इसलिए इसका पार्ट ये नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के बारे में पूछा गया है। देखिए, जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, तो एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि एक इसमें स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है, यानी फिक्स्ड प्राइस पर, और एक होता है चालू, यानी कि करंट, चालू मूल्य। ठीक है, एक को बोलते हैं करंट प्राइस, करंट प्राइस पर, और एक फिक्स्ड प्राइस पर। जो फिक्स्ड प्राइस पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, इसको एडजस्ट कर देते हैं किससे? इन्फ्लेशन से। ये इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो जाता है, यानी मुद्रास्फीति से समायोजित करके इसका मूल्य निकालते हैं। इसलिए एक बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये मुद्रास्फीति से समायोजित होता है, इसीलिए इसका मूल्य इसकी तुलना में, चालू मूल्य की तुलना में कम होगा। तो स्थिर मूल्यों पर पूछा गया है कि 2023-24 में हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो इसमें जो 3,25,759 दिया है, ये है चालू मूल्य पर, करंट प्राइस पर। अगर ये पूछा होता चालू मूल्य पर, तब आप आंसर लगाते 3,25,759। लेकिन जब स्थिर मूल्य की बात की है, तो उत्तर लगाइए ऑप्शन बी, 1,85,490 रुपए। तो यहां प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्यों पर जो अनुमानित है फिलहाल, तो इसका उत्तर आप लगाएंगे ऑप्शन बी, 1,85,490। ये 2023-24 पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, तो करंट अफेयर से भी रिलेट करता है, करंट इकोनॉमी का भी एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन खासकर हरियाणा के संदर्भ में पूछा। तो फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा 1,85,490, यानी बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5। तो आप सब जानते ही होंगे कि पंजाब और हरियाणा राज्य का जो हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी इसमें मिला लीजिए। तो पंजाब, हरियाणा और यूटी, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, तीनों का हाई कोर्ट एक ही है, जिसका नाम ही है पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। और इसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति सील नागू। वर्तमान में पंजाब हरियाणा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति सील नागू। और ये 9 जुलाई 2024 से 9 जुलाई 2024 से इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, और वर्तमान में भी यही जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो आंसर लगाइए ऑप्शन ए, जस्टिस सील नागू। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
हरियाणा लोक सेवा आयोग के गठन को चिन्हित कीजिए। आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। कुल 6 सदस्य इसमें होते हैं एचपीएससी में, और इसमें से एक चेयरपर्सन हो गए, एक अध्यक्ष हो गए, और इसके साथ साथ 5 अन्य सदस्य हो। ठीक है, 5 सदस्य हो गए। तो 6 सदस्यीय हरियाणा लोक सेवा आयोग, वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है आलोक वर्मा। अभी जो इसके अध्यक्ष है आलोक वर्मा, ये अक्टूबर 2020 से ही है। आलोक वर्मा जी इसके अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं, और ये हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए 2020 से। संभवतः आप लोग देख लीजिएगा, अभी भी यही है आलोक वर्मा जी। तो यहां जो पूछा गया था कि इसका गठन, तो अध्यक्ष के साथ साथ कितने और सदस्य होते हैं? 5, यानी ऑप्शन 3 यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। कुल यहां पर 6 सदस्यीय आयोग होता, अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भादानक के बारे में। ठीक है, भादानकों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, तो भादानक राज्य के बारे में पूछा गया, एक राजवंश के बारे में पूछा गया। सबसे पहले तो समझिए कि जो भादानक है ये बेसिकली पूर्व मध्यकालीन राजवंश है, पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। और इन भादानकों के बारे में ये कह रहा है कि 12वीं सदी के दौरान वे गुरुग्राम और रेवाड़ी के क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहां पर लिखा है कि ड्यूरिंग 12th सेंचुरी दे वर रूलिंग ओवर द एरियाज ऑफ गुरुग्राम एंड रेवाड़ी। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट यहां सही लिखा है। उन्होंने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। अब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत हो गया? क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय ने भादानकों को पराजित किया था। ने भादानकों को पराजित किया था, पराजित किया था। लगभग 1179-80 के आसपास, ईस्वी के आसपास, अजमेर के जो चौहान शासक थे उन्होंने भादानकों को पराजित किया था। यहां तक कि दिल्ली पर चौहानों का अधिकार हो चुका था। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ बी ऑप्शन, ये उल्टा लिखा हुआ। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय को भादानकों ने नहीं पराजित किया, बल्कि पृथ्वीराज तृतीय ने, यानी जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से लोकप्रिय है, राय पिथौरा, उन्होंने भादानकों को हराया था। और ये बिल्कुल सही है कि वो पूर्व मध्यकाल में गुरुग्राम और रेवाड़ी के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंश थे। तो भादानकों के बारे में पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा गलत है। तो आप आंसर क्या लगाएंगे कि केवल कथन ए सत्य है, यानी पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से किसने रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? अब देखिए, वेदव्यास कृत महाभारत, महाभारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, उसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि पांडवों ने 5 अलग अलग दिशाओं पे अपना राज्य क्षेत्र फैलाने के लिए नेतृत्व किया था। 5 पांडवों ने अलग अलग क्षेत्रों में अभियान किया था, और उस समय पश्चिम और उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर भेजा गया था नकुल को। ऐसा महाभारत में उल्लेख आता है। तो फिलहाल यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नकुल। ठीक है, महाभारत काल में जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो महाभारत की कथा प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महान गौरव गाथा के रूप में देखी जाती है। वेद व्यास ने जो ये महाकाव्य लिखा है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। 1 लाख श्लोकों का महाकाव्य है,
और इसी में वर्णन आता है कि नकुल ने पश्चिम दिशा की ओर अभियान किया था, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के इलाकों को नकुल ने विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पूछा ही यही गया है कि रोहतक पर एक सैन्य अभियान का नेतृत्व। अब जब भारत के मानचित्र पर आप देखेंगे तो हरियाणा वो पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर है, तो इसका मतलब कि नकुल जो पश्चिम के अभियान पर थे, इन्होंने रोहतक पर विजय प्राप्त की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला हरियाणा के 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो हरियाणा के 7 जिलों से, अब इसमें से एक जिला ऐसा है जो हरियाणा में केंद्रीय स्थिति में सेंट्रल पार्ट है वो उसका, और उस जिले से 7 अन्य जिलों की सीमाएं लगी हैं। तो अगर आप थोड़ा सा हरियाणा के मानचित्र पर नजर डालेंगे तो आप जींद की स्थिति देखेंगे। जींद बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में स्थित है, 7 जिलों से लगा हुआ। अब ये जींद किस किस जिले से लगा, अगर आप देखें तो जींद की सीमा एक तरफ कैथल से लगी है, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो करनाल से लगी है, और इसी तरीके से आप देखें तो पानीपत से लगी है। इसी तरीके से आप मानचित्र पर अगर नजर डालेंगे तो सोनीपत से लगी है, सोनीपत से लगी है। फिर इसी तरीके से आप देखें तो रोहतक से लगा हुआ है, रोहतक से, और इसी तरीके से आप देखें तो हिसार से भी ये लगा हुआ है, और एक और जिला है फतेहाबाद, फतेहाबाद। तो ये 7 जिले ऐसे हैं, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद, जिससे यहाँ जींद सीमा बनाता है। ये सीमावर्ती जिले हैं जो जींद के साथ लगे, तो जींद की स्थिति बिल्कुल केंद्र में है। तो इस आधार पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न पूछा गया, लाडवा के सिख सरदार जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, ठीक है, तो लाडवा के सिख सरदार के बारे में पूछा गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था 1775 से लेकर के और 1782 तक, 7 वर्षों तक ये युद्ध चला था। अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई हुई थी और फिर सालबाई की संधि से जाकर के ये युद्ध समाप्त हुआ। तो जो ये आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था, इस दौरान गुरदीत सिंह ने मराठों का साथ दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरदीत सिंह। ये स्थानीय सिख सरदार थे लाडवा के, तो उत्तर हो गया ऑप्शन ए, गुरदीत सिंह। ये थे 10 प्रश्न जो अभी 2025 टीजीटी में जो जीएस वाला पोर्शन था, हरियाणा जीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये 10 सवाल आए थे। तो ये आपका एक सेट पेपर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सेट कौन सा लेते हैं, जो दिसंबर 2023 में एग्जाम हुआ। तो एच टेट टीजीटी दिसंबर 2023 में जीएस जीके में जो हरियाणा जीके के 10 प्रश्न आए थे, अब जरा एक नजर उस पर डालते हैं। अगला प्रश्न तो अगला प्रश्न क्या है, हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी कौन है? श्रीमती ज्योति अरोड़ा, डॉक्टर जगबीर सिंह, श्री विजयवर्धन, श्रीमती कमलदीप भंडारी। प्रश्न स्पष्ट हो गया। पूछा गया है हरियाणा के सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो इसका उत्तर होगा श्री विजयवर्धन। तो श्री विजयवर्धन अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्य सूचना अधिकारी बनाए गए, सीआईसी बनाए गए। ऐसा प्रश्न सामान्यतः रिपीट होने का चांस कम होता है, क्योंकि जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप
रिसेंट में जो नए करंट अफेयर्स के अपडेट होंगे उसको तैयार करके जाइएगा, लेकिन तब भी एक नजर इस तरह के प्रश्नों पर डालकर रखिए जिससे अंदाजा रहे कि आपके पेपर में किस तरह का करंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इसका उत्तर होगा श्री विजय वर्धन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? गिद्ध संरक्षण केंद्र पूछा गया है, हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है पिंजौर में। देखिए, गिद्ध एक ऐसी प्रजाति अभी है जिसको इंडेंजर्ड माना जा रहा है, यानी कि इसको अब माना जा रहा है संकटापन्न प्रजाति है, और गिद्धों के जीवन पर जो खतरा दिखाई दे रहा है, इनका अस्तित्व जो समाप्त हो रहा है, उसी पर ध्यान रखते हुए हरियाणा में पिंजौर में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पिंजौर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे और आगे चलकर फिर वो बाद में हरियाणा के राज्यपाल भी बने, तो उनका नाम डॉक्टर AR किदवई है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन भी रहे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? अभी हाल ही में खेलो इंडिया महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूछा गया हरियाणा के किस जिले में इसका आयोजन हुआ? तो ये अभी 2023 में साई में इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहालगढ़ में है। ठीक है, बहालगढ़, और किस जिले के अंतर्गत आता है? सोनीपत में। तो सोनीपत के बहालगढ़ में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यहीं पर अभी हाल ही में 2023 में इसका आयोजन किया गया, महिला तीरंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता। तो उत्तर आपको लगाना है सोनीपत। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो हरियाणा के प्रशासन के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। हरियाणा की प्रशासनिक संरचना भी जरूर पढ़कर जाइए। जैसे हरियाणा में कुल कितने जिले हैं अगर पूछता है, जिला पूछेगा तो उत्तर आप लोग क्या लगाएंगे? 22 जिला। लेकिन यहां पूछा है कितनी तहसीलें हैं, तो आंसर हो जाएगा 95, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। तो हरियाणा की जो प्रशासनिक संरचना है, जैसे अगर पूछते कितने प्रशासनिक संभाग हैं, ठीक है, अगर प्रशासनिक संभाग पूछते हैं, कमिश्नरी जिसे कहा जाता है, तो शायद मेरे जानकारी में कि 6 कमिश्नरियां हैं। ठीक, और कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। कितनी तहसीलें हैं? तो 95। ये सब जरूर पढ़कर जाइए, आपके पेपर में आप देखेंगे कई बार ये प्रश्न पूछा गया, रिपीट होने वाले सब क्वेश्चन है। तो हरियाणा में कुल कितने जिले वर्तमान में? 22। हरियाणा कुल कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है? 6। और हरियाणा में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 95। आंसर हो गया पहला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित करने हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना। देखिए, इसमें अगर आप लोग गौर करें तो एक चीज आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो धान की फसल है, धान की खेती, धान या चावल कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक, इसके लिए सिंचाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिंचाई या जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और पानी का संकट वर्तमान में भारत के सभी राज्यों में, कोई ऐसा राज्य शायद ही हो जहां पर पानी की उपलब्धता पर्याप्त हो। हरियाणा खासकर जो है इस तरह से संकट से जूझ रहा है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने ऐसे चावल की किस्मों को बढ़ावा दिया है, खेती को प्रतिस्थापित करने की कोशिश की है जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता हो या कम पानी लगे। तो इसीलिए इन्होंने, हरियाणा सरकार ने इस योजना को नाम दिया मेरा पानी मेरी विरासत।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। इसके पीछे लॉजिक समझिए, मेरा पानी मेरी विरासत, जल संकट ये आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है। पानी, पीने के पानी की उपलब्धता बहुत सीमित होती जा रही है और ऐसे में हरियाणा की सरकार कोशिश कर रही है कि जो परंपरागत फसल, चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रतिस्थापित किया जाए जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो और चावल की फसल तैयार हो सके। तो इसके लिए मेरा पानी मेरी विरासत नाम से योजना चलाई गई। आंसर लगाइए तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, हरियाणा में कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान हैं उनमें से एक बड़ा प्रमुख संस्थान है निफ्ट, NIFT। चार्ट में इसे लिखते हैं निफ्ट या NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और ये पंचकुला में है, पहाड़ी इलाके में स्थित है। पंचकुला के अंतर्गत चंडीगढ़ के पास है NIFT। तो हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ है? पंचकुला में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूरण भगत के नाम से लोकप्रिय थे? पूरण भगत के नाम से किन्हें जाना गया, ये पूछा गया है। तो हरियाणा में जो संत हुए उनमें एक बहुत लोकप्रिय संत थे बाबा चौरंगी नाथ, और बाबा चौरंगी नाथ को ही पूरण भगत के नाम से जाना जाता था और हरियाणा के लोकप्रिय संतों में इनका नाम जोड़ा जाता है। तो आंसर लगाइए आप लोग ऑप्शन 3, बाबा चौरंगी नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध है। अब देखिए, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो मोरनी पहाड़ियों की बात की जा रही है, मोरनी पहाड़ियां खासकर पंचकुला के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो मोरनी पहाड़ियां हैं ये हिमालय के अंतर्गत जो यहाँ पर शिवालिक का पार्ट है, शिवालिक जो बाहरी हिमालय है, मैंने आपको बताया नवीनतम श्रृंखला हिमालय की शिवालिक जो सबसे बाहरी हिमालय पड़ता है। तो हिमालय की जो बाहरी श्रृंखला है इससे ये संबंधित है, आउटर हिमालय। यानी एक यहाँ पर ये आप देखते हैं इनर हिमालय है, एक मिडिल हिमालय है और एक तीसरी लेयर है आउटर हिमालय। तो इसको आंतरिक हिमालय कहते हैं, ये इनर पार्ट कहलाता है हिमालय का, ये मिडिल हिमालय कहलाता है, बीच में पड़ता है दोनों श्रृंखलाओं के, इसलिए इसको मिडिल हिमालय कहते हैं। और जो आउटर हिमालय है, इसी आउटर हिमालय को शिवालिक भी कहा जाता है और इसी शिवालिक के अंतर्गत पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियां आती हैं। तो यहां पर उत्तर आपको क्या लगाना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हिमालय की बाहरी श्रृंखला। 3 इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया? रोहतक पर आक्रमण किसने किया था, यह पूछा गया है। तो 1857 के विद्रोह का प्रभाव हरियाणा तक भी पहुंचा था और इसमें तफजल हुसैन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। कहां पर? रोहतक में। हरियाणा में भी कुछ क्षेत्र थे जहां 1857 के विद्रोह का काफी प्रभाव था, जिसमें से एक रोहतक भी है और रोहतक में तफजल हुसैन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ये थे आपके 10 प्रश्न जो यहाँ HTET TGT GS वाले पोर्शन में 2023 के पेपर में पूछे गए थे। अब आते हैं हम लोग अगले सेट पर। अगला सेट आपका मैंने लिया है HTET TGT दिसंबर 2022 का पेपर। 2022 में जो 10 प्रश्न हरियाणा जीके से पूछे गए, एक नजर उस पर डालते हैं हम लोग, क्या पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। पहला, वो स्थान जिसका चीनी यात्री युआन चांग ने भ्रमण और उल्लेख किया। देखिए, चीनी यात्री युआन चांग जो नाम लिखा है, भारतीय स्रोतों में इसी का नाम मिलता है ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग के बारे में आप ये भी जानते हैं कि ये सम्राट हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा पर आया था। हर्षवर्धन
जो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट माने जाते हैं। और मूल रूप से यहाँ पर हर्षवर्धन जिस राज्य क्षेत्र पर शासन करते थे वहां से इन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी कन्नौज में। और फिर इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया, जिसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। युआन चांग ने अपने यात्रा विवरण में, जो इसने अपना यात्रा विवरण लिखा है उसका नाम है सी यू की, और उसमें सुग नाम के क्षेत्र का उल्लेख किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, सुग का उल्लेख मिलता है जो हरियाणा के अंतर्गत बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये भी ध्यान रखिएगा कि युआन चांग ही ह्वेनसांग है और इनके यात्रा विवरण का नाम जो मैंने बताया वो है सी यू की, और सी यू की में सुग क्षेत्र का उल्लेख किया गया जो हरियाणा राज्य क्षेत्र से इसकी पहचान की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह केंद्र जहां डोलोमाइट पाया जाता है, वह केंद्र जहां डोलोमाइट पाया जाता है, तो हरियाणा के अंतर्गत वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर डोलोमाइट पाया जाता है। देखिए डोलोमाइट आप सब जानते हैं एक विशेष प्रकार का खनिज है। जब आप भूगोल में चट्टान के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हीं चट्टानों में विभिन्न प्रकार के चट्टानों का आप यहाँ उदाहरण देखते हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रॉक है डोलोमाइट। ये खासकर सीमेंट बनाने में भी काम आता है, इसके अलावा सड़कों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और इसकी जो यहाँ पर अवस्थिति है, यानी डोलोमाइट का जो खनिज भंडार क्षेत्र है वो महेंद्रगढ़ के अंतर्गत पाया जाता है। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में डोलोमाइट का खनन होता है। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है। देखिए हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा एक विवरण तैयार करवा रही सरकार, एक योजना लेकर आई है जिसके तहत यहां पर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में एक पूरा विवरण तैयार किया जाएगा। और सरकार ने इसको नाम दिया परिवार पहचान पत्र योजना। तो परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा सरकार द्वारा लाई गई है, जो हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार करेगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत कितना है। तो आप सब जानते हैं कि अब पंचायती राज संस्थाओं में सभी राज्यों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू कर दिया गया। हरियाणा भी एक राज्य है जिसमें 50% आरक्षण लागू है महिलाओं के लिए। तो आंसर लगाइए ऑप्शन 4। अब भारत के सभी राज्यों में ये विधिक प्रावधान है कि महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% सीटें आरक्षित होंगी। तो ऑप्शन लगाइए 4। करेक्ट आंसर इज 50%। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वो जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया। देखिए ई चालान का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यहां पर चालान उपलब्ध कराया जाए, और इसके लिए यहां पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही चालान जमा करना, चालान काटना, इस तरह की योजनाएं लाई गई। और इसकी शुरुआत कहां से की गई? हरियाणा में गुरुग्राम से। तो पहली बार हरियाणा में गुरुग्राम से ई चालान लागू किया गया। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया है? ठीक है, तो ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट परियोजना जो लाई गई है यह है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। ठीक,
अब इसी को अगर हम यहां पर शॉर्ट में लिखें तो क्या लिखेंगे? HSIIT, ठीक है, HSIIDC। तो HSIIDC हरियाणा सरकार द्वारा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस तरह का एक प्रोजेक्ट लाया गया है, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट। ठीक, तो ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन द्वारा अभी शुरू किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों को, ट्रेनर को, यानी जो कोच होते हैं, उनको जो पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा, वो तो आप जानते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड है। लेकिन सवाल देखिए क्या पूछा, वो अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये खेल अवार्ड है, प्रशिक्षकों को, ट्रेनर्स को या कोच को दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा पूछता तो आप उत्तर लगाते द्रोणाचार्य अवार्ड, लेकिन हरियाणा सरकार जो देती इसका नाम है गुरु वशिष्ठ अवार्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हाँ, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, और जो गुरु वशिष्ठ अवार्ड है ये हरियाणा सरकार देती, हरियाणा सरकार। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु वशिष्ठ अवार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप सब भूगोल में पढ़ते ही हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? राजस्थान। और अगर 28 राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर रखें तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। और हरियाणा का स्थान जो पूछा है वो है 21वां, यानी इसमें हरियाणा का जो स्थान आता है वो है 21वां। तो इस तरह से यहाँ पर हरियाणा छोटे राज्यों में गिना जाता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 21वें स्थान पर है। आंसर लगाइए ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुतम वन्य जीव अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, ये पूछा गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले आप सबने पढ़ा था कि ये जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है? कैथल और कुरुक्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार 2 क्षेत्रों में है, कैथल और कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। तो आंसर हो जाएगा सबसे छोटा यहाँ पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो छिलछिला है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधिता प्रमुख कौन है? अब देखिए, चाहे हरियाणा पूछता चाहे कोई भी राज्य पूछता, आप सब यहां पर राज्य प्रशासन की जब बात पढ़ते हैं कि राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन के बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। इसको आप राज्य की कार्यपालिका भी कह लीजिए। राज्य की कार्यपालिका एक टॉपिक आप पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो इससे आपको मालूम होगा कि राज्य की कार्यपालिका में जो संवैधानिक रूप से प्रमुख है, संवैधानिक तौर पर प्रधान, संवैधानिक प्रधान, और एक है यहां पर वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान। ठीक, तो संवैधानिक प्रधान तो गवर्नर होता है, राज्यपाल। संवैधानिक तौर पर राज्य प्रशासन का मुखिया कौन है? राज्यपाल।
व्यवहारिक तौर पर या वास्तविक सत्ता जिसके हाथ में है वो है मुख्यमंत्री। और इसका कारण क्या है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर में भी है और स्टेट में भी। जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, और इसीलिए वास्तविक कार्यपालिका उनके हाथ में है जो विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाए गए। तो राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री और जो उनके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद बनती है वो राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते, और इसीलिए मुख्यमंत्री के हाथ में व्यवहारिक सत्ता, मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका की तरह भूमिका निभाती। लेकिन जो विधिता प्रमुख पूछ रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए कानूनी तौर पर, तो राज्य का जो राज्यपाल होगा वो मुखिया होगा, यहां पर वही प्रमुख होगा। तो आंसर आप लोग लगाइएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं हम लोग। हाँ, इसके 10 प्रश्न हो गए। अब अगले सेट पर हम लोग बढ़ते हैं, यानी एचटेट टीजीटी का अब दिसंबर 2021 का पेपर देखते हैं। ऐसे एक एक सेट पेपर हम लोग कंप्लीट आज के सेशन में पूरा पीवाईक्यू एक साथ कर रहे हैं। पूरा कंप्लीट टीजीटी आज के ही सेशन में मैं कंप्लीट करूंगा जो जीएस में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2021 में जरा देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न यहां पर पूछा गया है। ठीक, पहला प्रश्न देखिए, ये पूछ रहा है हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध। देखिए रिपीट करके क्वेश्चन आया, ये कई सेट में आपने देख लिया। अभी थोड़ी देर पहले इसी तरह का एक प्रश्न हम लोग और भी कर चुके हैं। हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों के बारे में पूछ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे हम लोग? इस प्रश्न का उत्तर लगाएंगे ये होगा हिमालय की बाहरी श्रृंखला। मोरनी पहाड़ियां मैंने आपको बताया था शिवालिक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत है? शिवालिक के अंतर्गत है। और शिवालिक हिमालय की वाह श्रृंखला है, और खासकर अगर हम राज्य क्षेत्र की बात करें तो ये पंचकुला जिला जो हरियाणा का पड़ता उसके अंतर्गत पड़ती हैं। तो मोरनी पहाड़ियां पंचकुला में है। ये शिवालिक यानी हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का भाग है। तो आंसर आप लोग लगाइए तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां कहां से संबंधित है? इसका उत्तर दीजिए आप लोग। (1857) की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां कहां से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था 1857 का विद्रोह जो 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से, वो देखते देखते दिल्ली और हरियाणा तक के राज्य क्षेत्रों में भी फैल गया। और हरियाणा में अभी आपने रोहतक के बारे में पढ़ा था, इस बार पूछा है झज्जर से जो नायक थे अब्दुल रहमान खां। तो अब्दुल रहमान खां कहां से थे? झज्जर से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी डी ऑप्शन भी कह सकते हैं। तो 2021 एचटेट टीजीटी में जीएस जीके में जो हरियाणा जीके का प्रश्न था 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खां कहां से संबंधित है, तो दोबारा ये प्रश्न आ गया, तो ध्यान रखिएगा ये झज्जर से संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है फरवरी 2021 में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य ने कितने स्वर्ण पदक जीते? देखिए हरियाणा ने एथलेटिक चैंपियनशिप जो फरवरी 2021 में आयोजित हुई थी, 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप थी, इसमें हरियाणा ने कीर्तिमान स्थापित किया था। 21 स्वर्ण पदक इसने जीते थे, 21 गोल्ड मेडल यहां पर इन्होंने जीते थे, ये ध्यान रखिएगा जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में। तो ये फिलहाल 2021 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2021 का पेपर था तो उससे रिलेटेड आया, ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन आगे इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ते समय जो रिसेंट में स्पोर्ट्स में हरियाणा की अचीवमेंट्स रही वो पढ़कर जाइएगा, इससे एक अंदाजा मिलता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे, यानी मैक्सिमम टाइम तक हरियाणा के राज्यपाल रहे, इनके बारे में पूछा गया है। देखिए, हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में, और फिर 1967 में ही इन्हें राज्यपाल बनाया गया था, और 67 से लेकर 76 तक, यानी लगभग लगभग हम कह सकते हैं 10 साल तक ये हरियाणा के राज्यपाल रहे। और ये थे बीएन चक्रवर्ती, जो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे, सेकंड नंबर के राज्यपाल, और ये सबसे अधिक समय तक पद पर रहे, लगभग 10 साल तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। कब से कब तक? 1967 से लेकर 76 तक। तो आंसर हो जाएगा बीएन चक्रवर्ती। अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए। हाँ, अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। यानी हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, और आपको यह बताना है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है कि मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही लिखा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है हरियाणा साहित्य अकादमी का, ठीक है। तो पहले जब इसका गठन हुआ तो मनोहर लाल खट्टर जी इसके अध्यक्ष बनाए गए, अभी नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, तो पदेन अध्यक्ष के तौर पर वो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हो गए। फिर हरिगंधा अकादमी की पत्रिका है। अब हरिगंधा अकादमी द्वारा प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, तो हम कहेंगे दो के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या लगाएंगे? चौथा ऑप्शन। क्लियर है? तो मुख्यमंत्री अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और दूसरा हरिगंधा इससे प्रकाशित होने वाली इसकी अकादमी की पत्रिका है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहां स्थित है? पंचवटी पूछा गया है कि हरियाणा के किस जनपद में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है। तो पंचवटी बेसिकली ये पलवल में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये एक तीर्थ स्थान है, पंचवटी का जिक्र आप सब रामायण में भी देखते हैं, और पलवल में ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? अब आप देख सकते हैं यहां पर कि अभी थोड़ी देर पहले आया था कि गिद्धों के संरक्षण का केंद्र हरियाणा राज्य में किस जनपद के अंतर्गत बनाया गया है? पिंजौर में। ऐसे ही चिंकारा, तो चिंकारा जो है एक वन्य जीव प्राणी है, और इसके संरक्षण के लिए भिवानी में केंद्र बनाया गया, प्रजनन केंद्र बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। हरियाणा की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न को आप ऐसे समझिए कि मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार, ठीक, ये विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, जो इसकी कुल सदस्य संख्या होती है, इसके 15% से ज्यादा नहीं, 15% से ज्यादा नहीं, इससे अधिक मंत्री नहीं बन सकते। अब ये सवाल घुमाकर कैसे पूछा है? न्यूनतम, न्यूनतम तो ऐसे कोई सीमा दी ही नहीं गई कि मंत्रिपरिषद में न्यूनतम कितने मंत्री होंगे। यहां अधिकतम होना चाहिए था, तो अधिकतम 15% से ज्यादा नहीं। वैसे फिलहाल अभी के लिए अगर देखा जाए तो हरियाणा की मंत्रिपरिषद में 12 सदस्य होते हैं, तो आप लोग उत्तर यहां पर लगा दीजिएगा, यहां आंसर 2। वैसे हरियाणा की जो विधानसभा है इसमें 90 सदस्य होते हैं, तो 90 सदस्य का अगर आप 15% निकालेंगे तो लगभग 13 के आसपास का फिगर आएगा।
यानी मुख्यमंत्री को छोड़कर 12 ही और मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए आंसर यहां लगा दीजिए ऑप्शन 2 12। वैसे न्यूनतम कोई फिक्स संख्या नहीं है, अधिकतम जरूर इनको पूछना चाहिए था कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो विधानसभा में जो टोटल मेंबर होते हैं उनके 15% से ज्यादा होंगे नहीं, और कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 13 के आसपास आएगा। तो हम यहां पर आधार बना करके इसको उत्तर दे सकते हैं 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही है? सही है का मतलब ये सही सुमेलित है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न इसने पूछा। इसका कारण क्या है, मैंने आपको शायद नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में अभी बताया था। ये कहां पर है? ये है रेवाड़ी में। ठीक है, ये रेवाड़ी में है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में नहीं बल्कि रेवाड़ी में है, तो तीसरा तो गलत हो गया। अब काला हिरण है, बिल्कुल सही है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल में, यह भी सही है। तो उत्तर लगाएंगे पहला दूसरा सही है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। तीसरा क्यों गलत हो गया? क्योंकि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में नहीं बल्कि रेवाड़ी में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी यहां पर इसको मैच करके आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या होगा। बीरबल का रंग महल दिया गया है, आध्यात्मिक संग्रहालय दिया गया है, चोर गुंबद दिया गया और सोहना का किला दिया गया है। ठीक है, तो देखिए बीरबल का रंग महल कहां है? यमुना नगर में। यमुना नगर में है बीरबल का रंग महल। तो ए को मिलाइए 3 से। फिर आध्यात्मिक संग्रहालय पूछा है, कहां है? आध्यात्मिक संग्रहालय है पानीपत में, तो इसको मिला दीजिए 4 से, यानी बी का 4। तो ए का 3 और बी का 4 ये केवल एक जगह आ रहा है, तो आंसर मिल गया आपको, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब चोर गुंबद कहां है? तो चोर गुंबद नारनौल में है, और जो सोहना का किला है ये गुरुग्राम में है। तो आंसर हो गया इस तरह से 3 4 1 2। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बीरबल का रंग महल किस जिले में है? यमुना नगर में। यमुना नगर में है। ठीक है, आध्यात्मिक संग्रहालय कहां पर है? पानीपत में। पानीपत में। और फिर इसके बाद चोर गुंबद कहां है? नारनौल में। नारनौल में। और सोहना का किला कहां है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। तो आपका एक सेट पेपर और कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगले सेट पर हम लोग। अगला सेट है, हाँ, अब आते हैं एचटेट टीजीटी दिसंबर 2020 के पेपर पर। एक सेट और करते हैं। तो मैंने जैसा आपसे कहा था कि जीएस जीके में हरियाणा जीके के जो 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज एक ही क्लास में मैं कंप्लीट पीवाईक्यू करवा रहा हूं। टीजीटी में जीएस के जितने भी प्रश्न आए हैं उन सबको कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। तो अब 2020 का सेट देखते हैं कि इसमें हरियाणा जीके को लेकर के क्या प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से हाफेड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, हाफेड के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं हाफेड का फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसी को कहते हैं हाफेड। 1 नवंबर 1966 को 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है हाफेड का मतलब क्या हो गया? हरियाणा
स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन है जिसका नाम हाफेड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ये एक तरीके से सप्लाई और मार्केटिंग के लिए काम करने वाली संस्था है, और ये कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, बिल्कुल। ये कृषि उत्पादों का विपणन करता है, यानी मार्केटिंग का काम करता है, बिल्कुल। ये कृषि आदानों की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है, तीन के तीनों। तो आंसर हम लोग लगाएंगे चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 1 2 3 तीनों सही। तो हाफेड हरियाणा राज्य में कृषि उत्पादों का संग्रहण करने वाली नोडल एजेंसी है, कृषि उत्पादों का विपणन करने वाली, मार्केटिंग करने वाली नोडल एजेंसी है, और जो यहाँ पर कृषि एग्रीकल्चरल इनपुट को प्रोवाइड करती है, जैसे खाद, बीज, उर्वरक, इन सब की सप्लाई, तो इसमें हाफेड की भूमिका बहुत अहम है। यह हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की एक नोडल एजेंसी है जो कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए अग्रणी संस्थान के तौर पर स्थापित किया गया है 1 नवंबर 1966 को। आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, तीन के तीनों स्टेटमेंट सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, हरियाणा में कहां नगर वन विकसित किया जा रहा है? नगर वन कहां विकसित किया जा रहा है? मुरथल में, सोहना में, यमुनानगर में, या हांसी में? तो हरियाणा में कहां पर नगर वन का विकास किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुरथल में बनाया जा रहा है नगर वन, ठीक है। हरियाणा के मुरथल में नगर वन का विकास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। एयर शटल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस शहर में की गई है? एयर शटल सेवा हरियाणा के हिसार जिले में की गई है। तो राज्य के हिसार जिले में एयर शटल सेवा शुरू की गई है। हालांकि आप सबको बता दूं कि इतना पुराना करंट अभी रिसेंट के पेपर में नहीं आएगा, एक जानकारी जरूर रख लीजिए, लेकिन इससे आपको एक ये प्रश्नों का अंदाजा मिल जाएगा कि जो हरियाणा जीके में करंट वाले क्वेश्चन आते हैं उनकी संख्या लगभग कितनी रहती है और किस तरह के करंट पूछे जाते हैं। तो फिलहाल एयर शटल सेवा की शुरुआत हिसार से की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। देखिए, ये जब प्रश्न पूछा गया था, अगर देखिए एचटेट टीजीटी 2020 का पेपर है ये, अगर इसके हिसाब से उत्तर लगाना हो तो मैं कहूंगा मनोहर लाल जी को उत्तर लगाइए। श्री मनोहर लाल खट्टर जी उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। अभी अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री हरियाणा साहित्य अकादमी का पदेन अध्यक्ष होता है, तो इस आधार पर यहां पर आप मनोहर लाल उत्तर लगा दीजिए। लेकिन अभी नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, तो अब जो नया प्रश्न आएगा उसमें विकल्प आपको अलग मिलेगा और नायब सिंह सैनी का नाम होगा, तो आप उन्हें उत्तर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है। देखिए, एक जानकारी दी गई, करंट में चर्चा में थी 2020 में जब ये पेपर बन रहा तो उस समय काफी चर्चा में थी, क्योंकि युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बनी थी मिंटी अग्रवाल, और भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है। दो का दोनों सही, हरियाणा की मूल निवासी है, तो आ और बा दोनों सही है। उत्तर लगाइए चौथा ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्राचीन भवानी अंबा माता मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन भवानी अंबा माता मंदिर ये हरियाणा के अंबाला में स्थित है। आंसर लगाइए ऑप्शन 2। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में अधोलिखित में से कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है?
ये प्रश्न बच्चों समझ में आ गया आप सबको? तो यहां पर ये कह रहा है, यहां पर इसने सवाल ये किया है कि कौन सी इसमें से नगर पालिका थी जिसको प्रमोट करके नगर परिषद बना दिया गया। ठीक है, नगर परिषद के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झज्जर। झज्जर की नगर पालिका को नगर परिषद का, देखिए आप सब जानते होंगे आबादी के आधार पर यहाँ इनका क्रमोन्नत होता है और ये 3 स्तरीय प्रणाली होती है, नगर पालिका, फिर नगर परिषद या फिर इसी तरीके से नगर निगम। तो बड़े बड़े महानगरों के लिए नगर निगम होते हैं और जो यहाँ पर मध्यम स्तर के नगर होते हैं उनके लिए नगर परिषद होती है, नगर पालिका परिषद। और जो सबसे निचले स्तर पर यहाँ पर नगर पालिका होती है, तो इसी में नगर पालिका को प्रमोट किया गया है और अब बनाया गया इसे नगर परिषद, वो है झज्जर जिला। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था, ये सवाल पूछा गया। अब आप देखिए रोहतक एक केंद्र था 1857 के विद्रोह का, उसके बारे में पूछा। फिर इसी तरीके से आपने पिछला प्रश्न भी देखा, जींद के बारे में पूछा, इस बार झज्जर के बारे में। तो अब्दुल रहमान खां यहाँ के विद्रोह के नायक थे। 1857 का विद्रोह जो मैंने आपसे कहा अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था और कंपनी की भारतीय सेना ने बगावत कर दी थी। देखते देखते पूरे देश में विद्रोह फैल गया और देश का पहला राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे माना जाता है। तो ये हरियाणा के भी कई इलाकों में फैला, जिसमें झज्जर में यहाँ नेतृत्व प्रदान किया था अब्दुल रहमान खान ने। ये झज्जर के नवाब थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान अवस्थित है। देखिए मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को, लेकिन अशोक के अभिलेखों को खोजा था टिफेन थेलर ने। और कहते हैं कि ये मूल रूप से जिस स्थान पर था हरियाणा में, वो यमुनानगर जिले के अंतर्गत था और यमुनानगर जिले से इसे शिफ्ट कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में। तो फिरोज शाह तुगलक के समय इसे दिल्ली लाया गया था। दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक के समय दिल्ली शिफ्ट किया गया या दिल्ली लाया गया। उसने इसे दिल्ली मंगाया और दिल्ली में कई विद्वानों को बुलाया, इसे पढ़ने के लिए सफलता नहीं मिली। बाद में 1837 में जेम्स प्रिंसेप को इसे पढ़ने में सफलता मिली और तब अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारी उसके अभिलेखों से उजागर हुई। तो यमुनानगर जिले में यह मूल रूप से अवस्थित था। और हालांकि कुछ ग्रंथों में अंबाला का भी जिक्र है कि अंबाला में टोपरा नामक स्थान पर था, लेकिन यहाँ जो ऑथेंटिक आंसर है वो यमुनानगर ही है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। यानी हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो एक तो दोहन नदी और एक कसावटी, ये 2 नदियां हैं जो महेंद्रगढ़ जिले से प्रवाहित होती है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। तो ये थे टीजीटी 2020 में हरियाणा जीके के 10 प्रश्न। अब आते हैं हम लोग अगले सेट पर। अगला सेट है हरियाणा टीजीटी का दिसंबर 2019 का पेपर। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे गए थे। तो इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, सोहना नगर किस लिए प्रसिद्ध है? सोहना नगर की ख्याति हरियाणा राज्य में किस लिए है? तो ये गर्म जल के स्रोतों के लिए जाना जाता है, जिसे हम भौगोलिक भाषा में गीजर कहते हैं। गर्म जल के स्रोत होते हैं, गर्म जल के झरने, और ये सोहना नगर इसके लिए जाना जाता है। कहां पर? हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमिगत जल जो ये बाहर आता है यही है गर्म जल के स्रोत। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल या संभाग हैं?
ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हरियाणा में अगर पूछा जाता है जिला कितना है तो फिर आप उत्तर लगाइएगा 22, और संभाग यानी प्रशासनिक मंडल पूछा, कमिश्नरी जिसको कहते हैं, तो मैंने बताया 6 कमिश्नरी। अब ये जो 6 कमिश्नरीज हैं, इसमें से एक कमिश्नरी है अंबाला, ठीक है, एक कमिश्नरी है इसमें से फरीदाबाद, एक कमिश्नरी इसमें है गुरुग्राम, एक कमिश्नरी इसमें से है हिसार, एक कमिश्नरी इसमें से है रोहतक, और इसी तरीके से एक कमिश्नरी है करनाल। ये 6 कमिश्नरीज हैं, 6 संभागों में हरियाणा को बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राज्य पशु है। तो हरियाणा का राज्य पशु, अभी थोड़ी देर पहले आपने स्टेटमेंट वाले में देखा था, क्वेश्चन कौन सा है, हरियाणा का राज्य पशु, उसका नाम है काला हिरण, ठीक है, काला हिरण। अब काला को ही कृष्ण कहते हैं, हिरण का मतलब मृग, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ये अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इस तरह का एक प्रश्न स्टेटमेंट पे देखा था, आंसर हो गया पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहां विद्रोह किया था? प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहां विद्रोह किया था? देखिए, प्रताप सिंह का जो यहां जिक्र हुआ है, ये जींद के राजा, जींद के राजा भाग सिंह, जींद के राजा भाग सिंह के पुत्र थे, पुत्र एवं उत्तराधिकारी, एवं उत्तराधिकारी। और जब यहां पर इनके उत्तराधिकार को ब्रिटिश सरकार ने मानने से मना कर दिया और जींद का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का प्रयास किया, तो राजा प्रताप सिंह ने बगावत की। तो जींद के ये राजा थे, उत्तराधिकारी थे, मतलब वहां के राजा के बेटे थे, इन्हें उत्तराधिकार देने से ब्रिटिश सरकार ने मना किया, तो इन्होंने बगावत की। तो प्रताप सिंह का संबंध जींद से है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, हाँ, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहां पर है, ये पूछा गया है। तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में है फिलहाल, झज्जर में, और संभवतः झज्जर में ही वो जगह है बादशाह, तो आंसर हो जाएगा यहां पर तीसरा। झज्जर के बादशाह नामक स्थान पर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आप सब जानते हैं, हरियाणा की गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर रही, बहुत फेमस नाम, ओलंपिक में उन्होंने मेडल हासिल किया, और कुश्ती में महिलाओं द्वारा ओलंपिक में हासिल किया गया ये पहला मेडल साक्षी मलिक ने जीता था। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, साक्षी मलिक को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए, यहां पर एक जिले का नाम लिखा है पानीपत, और पानीपत अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो यूपी से ये लगा हुआ है, इसकी सीमा यूपी से लगती है। फिर इसी तरीके से एक और राज्य का, सॉरी, एक और जिले का नाम लिखा है पलवल, पलवल देखें तो ये भी यूपी से लगता है, पलवल की सीमा भी यूपी से टच होती है। फिर इसी तरीके से रेवाड़ी का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, रेवाड़ी,
रेवाड़ी अगर देखा जाए तो राजस्थान से लगा हुआ है, राजस्थान से। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि उत्तर क्या हो जाएगा, जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यह है रोहतक। रोहतक हरियाणा के आंतरिक भाग में है, पश्चिम की ओर, और ये किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी पानीपत यूपी से लगा है, रेवाड़ी राजस्थान से, और पलवल भी यूपी से लगा है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन 2 रोहतक। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो भाई बहुत आसान सा प्रश्न है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यमुना। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद अंबाला के पास ये पहाड़ी इलाकों से उतरकर जब मैदान में आती है तो एक जल विभाजक के रूप में काम करती है। सिंध और यमुना का पानी वो अंबाला के पास अलग होता है, यानी अंबाला के पश्चिम की ओर सिंधु चल जाती है और पूर्व की ओर यमुना। तो जो अंबाला की उच्च भूमि है वो सिंध और यमुना नदी के बीच वाटर डिवाइडर का काम करता है। अब ये यमुना यहां से जब आगे बढ़ती तो उसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों से होते हुए, यानी दोनों की सीमा बनाते हुए आगे बहती है। तो उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा का शहर तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। आप सब जानते हैं कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली पर बढ़ते हुए दबाव को घटाने के लिए ही एनसीआर का निर्माण किया गया, और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो दिल्ली से घिरे हुए इसके जो जिले हैं वो सब एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हिसार इसमें से एक ऐसा जिला है जो एनसीआर के अंतर्गत नहीं आता। बाकी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, ये सारे इलाके दिल्ली के बॉर्डर से लगे हुए हैं और ये सब दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हिसार दिल्ली के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न। गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। आप सब जानते हैं कि गुड़गांव का ही नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया, और महाभारत काल में जो पांडवों और कौरवों के गुरु हुए, गुरु द्रोणाचार्य, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो ये द्रोणाचार्य के नाम से संबंधित है। गुरुग्राम प्राचीन गुरु, महाभारत काल से संबंधित पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य या पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के नाम से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलिए, तो ये आपने टीजीटी 2019 का पेपर देखा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर 2018 का पेपर देखते हैं। तो एस्टेट टीजीटी दिसंबर 2018 में जीएस जीके के सेक्शन में जो हरियाणा जीके के 10 सवाल आए वो कौन कौन से थे, एक नजर इस पर डालते हैं। पूछा गया पानीपत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। अब देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो 1857 के विद्रोह को लेकर के बराबर सवाल आया। रोहतक में केंद्र था इसका, झज्जर में केंद्र था इसका, फिर जींद में इसका केंद्र था। तो 1857 की क्रांति का नेता पानीपत में कौन था ये पूछा गया है। पानीपत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था इमाम अली कलंदर ने। तो आंसर यहां पर लगाइए ऑप्शन 1, इमाम अली कलंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, हमने पहले भी देखा, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। यानी कि
हम लोग यहाँ आगे से पीछे की तरफ, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं 2025 से शुरू किया था, पीछे जा रहे हैं। तो आप देखिए 2018 में जो सवाल आया था ये 2025 में रिपीट हुआ, इसीलिए पीवाईक्यू लगाने का एक फायदा होता है। बाकी अब आप इसका उत्तर दे ही पाएंगे कि गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? पिंजौर में। तो आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में? एशियाई खेल 2018 में किसने यहां पर स्वर्ण पदक हासिल किया? ठीक है, एशियाई खेल 2018 में ये पदक मिला मनजीत सिंह को, हरियाणा के खिलाड़ी थे, और एथलेटिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया एशियन गेम्स 2018 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में भड़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था। अब देखिए यहां पर अगर आप नोटिस करें तो हम लोग ये प्रश्न पहले भी देख चुके हैं। पूर्व मध्यकाल में मैंने अभी बताया भड़ानकों का जो प्रभाव क्षेत्र था हरियाणा में वो किन किन क्षेत्रों में था? रेवाड़ी में भी था। तो यहाँ रेवाड़ी ऑप्शन में है, तो उत्तर लगा दीजिए। पृथ्वीराज तृतीय ने यानी पृथ्वीराज चौहान ने भड़ानकों को पराजित किया था, इसका भी जिक्र हम सबने किया था। तो फिलहाल यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है किसके प्रभाव क्षेत्र में कौन सा इलाका आता था, तो रेवाड़ी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। और मैंने पहले ही बताया रेवाड़ी की सीमाएं राजस्थान से लगी हैं। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक थे, उन्होंने इस इलाके पर आक्रमण किया और भड़ानकों को पराजित किया 12वीं सदी में। तो उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाला मुरलीधर, देखिए इस प्रश्न के माध्यम से आपको एक जानकारी दी जा रही कि लाला मुरलीधर का संबंध हरियाणा से था, अंबाला में उन्होंने वकालत की थी, बिल्कुल सही बात। बंबई में आयोजित कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जब कांग्रेस की नींव पड़ी तो जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें जो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उसमें ये भी शामिल थे, यानी लाला मुरलीधर उन 72 सदस्यों में से एक थे जो कांग्रेस के संस्थापना में शामिल हुए थे, संस्थापक बैठक में शामिल हुए थे। तो आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही है, यानी आंसर लगाइए ऑप्शन चौथा होगा। चौथा ऑप्शन होगा, दोनों ए और बी सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो वहाबी आंदोलन से संबंध रखने वाले नेता कौन है जिन्हें 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब्दुल्ला वहाब के नेतृत्व में वहाबी आंदोलन हुआ था जिसमें यहां पर हरियाणा के एक नेता थे मोहम्मद जफर, इन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई थी और देशद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन मोहम्मद जफर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ अगला प्रश्न है, ट्रिपल आईआईटी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ट्रिपल आईआईटी कहां पर है? ट्रिपल आईआईटी ये है सोनीपत। ठीक, तो ट्रिपल आईआईटी को मिला दीजिए सोनीपत से, यानी कि इसका दूसरा विकल्प हो जाएगा ए का 2। ठीक, फिर इसके बाद देखिए ये जो ट्रिपल आईआईटी है ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
फिर इसके बाद आईआईएम, आईआईएम का मतलब हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम। अब आईआईएम कहां पर है, तो ये रोहतक में है, रोहतक। ठीक, तो आईआईएम को मिला दीजिए पहले ऑप्शन से, यानी ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 और बी का 1 ये दो जगह पर ऑप्शन है। फिर इसके बाद यहां पर एनआईडी, अब ये एनआईडी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहां पर है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में है। ठीक, तो एनआईडी को मिला दीजिए चौथा। अब बचा एनआईएफटी, निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और ये पहले ही आप लोग पढ़ चुके हैं, पंचकुला में है, पंचकुला। तो इसका मतलब इसको मिला दीजिए 3 से, तो डी के साथ आएगा 3। अब केवल इतना ही जानते थे एनआईएफटी पंचकुला में, तो केवल एक ही तो ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन में ही तो तीसरा है, तो आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन 2। यानी अगर केवल एनआईएफटी भी जानते थे पंचकुला में, तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2, 2 1 4 3 करेक्टली मैच होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, झज्जर में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, ये पूछा गया है। झज्जर में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? देखिए, एक तो है, एक का नाम है भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, और एक हम लोग पहले ही यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, वो है कापरवास या खापरवास। कापरवास या खापरवास दोनों नाम एक ही है, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। तो दो हो गए, यही दो हैं यहां पर झज्जर जिले के अंतर्गत। अगर हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में संभवतः, जहां तक मेरी जानकारी है, कि कुल 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुल 8 है, जिसमें से 2 झज्जर में है, एक भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य और एक खापरवास वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या? सबसे कम शहरी जनसंख्या पूछा। मेवात एक देहात का इलाका है, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर अधिकांशतः ग्रामीण आबादी रहती है। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला क्षेत्र मेवात है, आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, केएमपी एक्सप्रेस मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर है केएमपी एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही लिखा है, तो आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी सही है, यानी चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। अब आते हैं इस पूरे पेपर सेट में आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, और ये है हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो हम सब इस पर कई बार जिक्र कर चुके, ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ। 93। अगर मैंने कहा जिला आएगा तो जिला उत्तर लगाइएगा 22 है। अगर संभाग आएगा, कितनी कमिश्नरी है, तो मैंने नाम भी आपको बता दिए, 6 संभाग हैं। ये थे बच्चों यहाँ पर 10 प्रश्न जो 2018 में पूछे गए।
तो इस तरह से मैंने एक ही सेशन में आपका ये कंप्लीट पीवाईक्यू करा दिया है। इससे आपको एक अंदाजा मिल गया कि हरियाणा जीके में आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है, आप आगामी परीक्षा बेहतर तरीके से तैयार कर सके। इसके लिए पीवाईक्यू से आपको काफी मदद मिलेगी। ऐसे ही कुछ सेशन आपके लिए और लेकर आता रहूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।